कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल पुल की जो पेरिस की एफिल टावर से भी ऊंचा है। मतलब एक ऐसा ढांचा जो रिक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता का भयानक भूकंप आसानी से झेल सकता है। हाँ, और जिस पर 40 टन बारूद के सीधे धमाके का भी कोई असर नहीं होता। बिल्कुल, पहली बार सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन या हॉलीवुड फिल्म का सेट लग सकता है। सही बात है। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये भारतीय रेलवे का बिल्कुल नया और जमीनी सच है। मतलब आमतौर पर जब भी देश की सुरक्षा या ताकत की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत फाइटर जेट्स या मिसाइलों की तस्वीर उभरती है। ये एक बहुत ही आम धारणा है। हम हमेशा सैन्य शक्ति को ही राष्ट्रीय सुरक्षा का इकलौता पैमाना मान लेते हैं। हाँ। लेकिन देखिए, आधुनिक दुनिया में किसी देश की सबसे मजबूत ढाल हमेशा सीमाओं पर नहीं होती। कई बार वो ढाल उन लोहे की पटरियों पर दौड़ रही होती है जो पूरे देश की धमनियों की तरह काम करती हैं। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम सिर्फ कुछ नई ट्रेनों या स्टेशनों के रंग रोगन की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम भारतीय रेलवे के उस विशाल और अभूतपूर्व परिवर्तन का विश्लेषण कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग की तमाम हदों को पार कर रहा है। बिल्कुल, और ये देश को वैश्विक संकटों से बचाने वाली एक ढाल भी बन गया है। हाँ, तो आज हमारे पास इस विश्लेषण के लिए स्रोतों का एक बहुत ही शानदार संकलन है। हम अमृत भारत स्टेशन योजना और चिनाब रेल ब्रिज पर उपलब्ध विकिपीडिया के विस्तृत लेखों पर बात करेंगे, और साथ ही भारतीय रेलवे की आधिकारिक एयर बुक 2022-23 और मार्च 2026 की हिंदुस्तान टाइम्स की एक बेहद ताजा रिपोर्ट का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा। इन सभी रिपोर्ट्स और डेटा को जब एक साथ रखकर देखा जाता है ना, तो जो तस्वीर उभरती है वो सच में चौंकाने वाली है। हाँ, हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे बुनियादी ढांचे का ये नवीनीकरण और रणनीतिक विद्युतीकरण सिर्फ यात्रा को ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को बदल रहा है। अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को भी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कोई भी अपनी यात्रा शुरू करता है, मतलब रेलवे स्टेशन से। बिल्कुल, सबसे सही जगह है शुरुआत करने के लिए। लेकिन स्टेशन की इमारतों पर बात करने से पहले मैं एयर बुक 2022-23 के एक ऐसे आंकड़े की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। अच्छा, कौन सा आंकड़ा? 2021-22 में रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की कुल संख्या थी 3,51,000,000। हाँ, ये तो है। और फिर अगले ही साल मतलब 2022-23 में ये संख्या छलांग लगाकर 6,03,996 मिलियन हो गई। मतलब रातों रात यात्रियों का बहार लगभग दोगुना हो गया। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ा उछाल है ना? इतनी बड़ी वृद्धि को संभालना तो किसी भी सिस्टम के लिए एक दुस्वप्न जैसा होगा। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। 6,03,996 मिलियन का मतलब है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी हर साल इस नेटवर्क से गुजर रही है। हाँ, पूरी की पूरी आबादी। और जब आपके सिस्टम पे अचानक इतना भार आ जाए तो आप सिर्फ पुरानी व्यवस्था के सहारे काम नहीं चला सकते। सिस्टम चरमरा जाएगा। बिल्कुल चरमरा जाएगा, आपको पूरी नींव को ही बदलना पड़ता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इतने विशाल जनसमूह को संभालने के लिए सिर्फ ज्यादा ट्रेनें चलाना तो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो जगह भी तो होनी चाहिए जहां लोग खड़े हो सकें, सुरक्षित रह सकें। मुझे लगता है इसी चुनौती का जवाब देने के लिए दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई थी। हाँ, जिसे ABS भी कहते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार इस योजना के तहत देश भर के 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। 1275 स्टेशन, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अभी हाल ही में 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा 103 विकसित स्टेशनों का उद्घाटन भी किया गया, जिन पर 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। 1100 करोड़? हाँ, लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है, क्या ये सिर्फ ऊपरी सजावट है? मतलब स्टेशनों पर कुछ अच्छे टाइल्स लगा दिए, नई लाइटें लगा दी, क्या सिर्फ इतना ही है? देखिए, इसे सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट या सजावट समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा? हाँ, अगर हम इसे गहराई से देखें तो इन स्टेशनों को असल में सिटी सेंटर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। सिटी सेंटर्स मतलब शहर का केंद्र। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि स्टेशन शहर का एक ऐसा केंद्र बन रहा है जहां वाणिज्यिक गतिविधियां भी होंगी। ये भारत सरकार की अन्य विशाल योजनाओं के लिए एक लॉन्च पैड का काम कर रहा है। जैसे कौन सी योजनाएं? जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ओह हाँ, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के बारे में मैंने पढ़ा है। हाँ, तो उदाहरण के लिए
इसके तहत स्थानीय कारीगरों को इन नए और आधुनिक स्टेशनों पर अपने उत्पाद बेचने की जगह मिल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सिर्फ यात्रियों के बैठने की जगह नहीं है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक इंजन बन रहा है। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है। मतलब ये बदलाव कुछ वैसा ही है जैसे किसी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट एंटीना वाले टीवी से सीधे एक हाई टेक स्मार्ट 4K टीवी पर स्विच कर लेना। हाँ, बहुत ही सटीक तुलना है ये। और ये बदलाव सिर्फ स्टेशन की इमारतों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम प्लेटफॉर्म छोड़कर ट्रेन के अंदर कदम रखें तो वहाँ की तकनीक भी पूरी तरह से बदल चुकी है। बिल्कुल बदल चुकी है। ये बुक बताती है कि 2022-23 में 5133 LHB कोचों का निर्माण हुआ है। 5133 कोच एक ही साल में? हाँ, और इसके साथ ही 88 विस्टाडोम कोच भी चल रहे हैं। अब विस्टाडोम के बारे में तो सब जानते हैं। हाँ, वो कांच की छत वाले डिब्बे। बिल्कुल, ये वो खास डिब्बे हैं जिनमें कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां और छतें होती हैं, जिससे यात्रा अपने आप में एक पर्यटन बन जाती है। नज़ारे बहुत अच्छे दिखते हैं वहाँ से। हाँ, लेकिन इन LHB कोचों को लेकर बड़ा जोर दिया गया है कि ये बहुत सुरक्षित है। हाँ, LHB कोच सुरक्षा के मामले में बहुत आगे हैं। स्रोत में लिखा है कि इनमें एंटी क्लाइंबिंग तकनीक है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझते हैं, पुराने समय में जो नीले रंग के ICF कोच इस्तेमाल होते थे, उनका डिजाइन ऐसा था कि अगर कभी दो ट्रेनों की दुर्भाग्यपूर्ण टक्कर हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो। हाँ, लेकिन अगर हो जाए तो एक डिब्बा दूसरे डिब्बे के ऊपर चढ़ जाता था। इसे टेलीस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। ओह, मतलब वो पिचक कर एक दूसरे में घुस जाते थे। बिल्कुल, और इसी वजह से हादसों में जान माल का बहुत भारी नुकसान होता था। अब जो नए LHB कोच बन रहे हैं उनमें एंटी क्लाइंबिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कैसे बचाता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि टक्कर होने की स्थिति में ये डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, बल्कि पटरी से नीचे उतर जाते हैं या अगल बगल खिसक जाते हैं। मतलब डिब्बे पिचकने से बच जाते हैं और अंदर बैठे यात्रियों को बाहर निकलने का या सुरक्षित रहने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा इनमें आधुनिक एयर सस्पेंशन सिस्टम भी होता है। एयर सस्पेंशन? हाँ, जो झटकों को कम करता है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे जैसी तेज रफ्तार पर भी ट्रेन को पटरी पर स्थिर रखता है। 160 की स्पीड? ये तो बहुत तेज है। और हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 6900 से अधिक कोचों में अब CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हाँ, और बड़े पैमाने पर बायो टॉयलेट्स भी फिट किए गए हैं। सही कहा आपने, बायो टॉयलेट जो ट्रैक को जंग लगने से भी बचाते हैं। और नई वंदे भारत ट्रेनों का जिक्र किए बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। स्रोतों के अनुसार मार्च 2023 तक ही नए और उन्नत संस्करण वाली 8 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी थी। हाँ, जो पूरी तरह से विमानों जैसी सुविधाओं से लैस हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? जब इतनी आधुनिक और हाई स्पीड ट्रेनें आ गई हैं, तो भारत के उस जटिल भूगोल का क्या, जहाँ समतल मैदान खत्म हो जाते हैं? आप पहाड़ी इलाकों की बात कर रही हैं। हाँ, नदियाँ, गहरी घाटियाँ और पहाड़, मतलब पटरियां बिछाने के लिए भारत शायद दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है। ये सच है। भूगोल की ये चुनौती हमेशा से रेलवे के लिए सबसे बड़ी बाधा रही है, खासकर उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्रों में। बिल्कुल, लेकिन अब जो इंजीनियरिंग हो रही है ना, वो प्रकृति की इन बाधाओं को सीधे चुनौती दे रही है। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोतों में एक ऐसे पुल का जिक्र है जो इंजीनियरिंग की हर आम समझ को चुनौती देता है। आप चिनाब रेल ब्रिज की बात कर रही हैं। हाँ, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बना चिनाब रेल ब्रिज। इसके आंकड़े तो दिमाग घुमा देने वाले हैं। सच में, इसके आंकड़े बहुत अद्भुत हैं। 14.86 बिलियन रुपए की लागत से बना ये पुल नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 359 मीटर? हाँ, 359 मीटर्स और 1315 मीटर लंबे इस स्टील और कंक्रीट के ढांचे का निर्माण अगस्त 2022 में पूरा हुआ था। और इसे हाल ही में 6 जून 2025 को रेल यातायात के लिए खोल भी दिया गया है। हाँ, इस पुल के खुलने का रणनीतिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे शायद शब्दों में समेटना मुश्किल है। वो कैसे? देखिए, दशकों से कश्मीर घाटी की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, सर्दियों में भारी बर्फबारी। हाँ, बर्फ की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, जब बर्फ गिरती थी तो सड़क मार्ग कट जाते थे और कश्मीर का संपर्क बाकी भारत से टूट जाता था। ये तो बहुत बड़ी परेशानी थी। हाँ,
लेकिन अब चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर घाटी को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल गई है। मतलब हर मौसम में बाकी देश से जुड़ाव। हाँ, हर मौसम में। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे इस पूरी परियोजना में एक बहुत बड़ा जोखिम नजर आता है। कैसा जोखिम? हम हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो सिस्मिक जोन 5 यानी भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक और अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। हाँ, वो भूकंप संभावित क्षेत्र है। और इसके अलावा वो एक ऐसा इलाका है जहाँ भौगोलिक और रणनीतिक तनाव भी रहता है। इतनी ऊंचाई पर इतने खतरनाक इलाके में इतना विशालकाय ढांचा खड़ा करना, क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है। आखिर इसे सुरक्षित कैसे बनाया गया है कि ये हवा के एक तेज झोंके या भूकंप से ताश के पत्तों की तरह ढह ना जाए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो हमें समझ आएगा कि यहाँ दांव पर सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि देश की इंजीनियरिंग की साख है। साख मतलब रेपुटेशन। हाँ, इसीलिए कोंकण रेलवे, डीआरडीओ और फिनलैंड से लेकर जर्मनी तक की डिजाइन एजेंसियों ने मिलकर इसे डिजाइन किया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली गई है। बिल्कुल। और आपने भूकंप की बात की, सिस्मिक जोन 5 में होने के बावजूद ये पुल रिक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता का भूकंप आसानी से सह सकता है। 8 तीव्रता? वो तो बहुत विनाशकारी होता है। हाँ, और इसके अलावा चिनाब की घाटी में हवाएं बहुत तेज चलती हैं, इसलिए इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं का सामना करने के लिए एरोडायनामिक तरीके से डिजाइन किया गया है। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा, वो भी 359 मीटर की ऊंचाई पर। ये तो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो है इसमें डीआरडीओ का शामिल होना। डीआरडीओ का रोल इसमें बहुत अहम है। स्रोतों में लिखा है कि इसे ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। हाँ, और ब्लास्ट प्रूफ होने के पीछे एक बहुत ही खास विज्ञान काम कर रहा है। इसे 40 टन टीएनटी के सीधे धमाके को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। 40 टन टीएनटी? बाप रे, ये काम कैसे करता है? देखिए, इसमें इस्तेमाल किया गया 10,619 टन भारी मुख्य स्टील आर्च एक विशेष प्रकार के ब्लास्ट रेजिस्टेंट स्टील से बना है। अच्छा, विशेष स्टील है। हाँ, जब कोई धमाका होता है तो ये ढांचा उस धमाके की शॉकवेव की ऊर्जा को सोख लेता है। और फिर? और उसे पूरे पुल के ढांचे में इस तरह से बांट देता है कि पुल का कोई एक हिस्सा न टूटे। वाव! इसके अलावा इस पर लगा विशेष जंगरोधी पेंट, जिसे 15 साल तक दोबारा पेंट करने की जरूरत नहीं होती, इसे वहां के कठोर मौसम से बचाता है। 15 साल तक नो मेंटेनेंस? हाँ, इसका डिजाइन ऐसा है कि ये अगले 120 वर्षों तक बिना किसी बड़ी परेशानी के खड़ा रहेगा। ये सच में अकल्पनीय है कि इंसान का दिमाग और तकनीक मिलकर भूगोल की इतनी बड़ी चुनौतियों को कैसे मात दे सकते हैं। बिल्कुल, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। तो अब हमारे पास शानदार स्टेशंस हैं, तेज गाड़ियां हैं और ऐसे पुल है जो सीधे बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। हाँ, लेकिन इन विशालकाय लोहे के ढांचों को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना तो कुछ नहीं चल सकता। वही तो, जब हम 6 अरब से ज्यादा यात्रियों और लाखों टन माल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ईंधन भी उसी पैमाने पर चाहिए होगा। सही बात है, ऊर्जा ही वो धुरी है जिस पर ये पूरा नेटवर्क घूमता है। और जब दुनिया ऊर्जा संकट से गुजर रही हो, तब रेलवे कैसे काम करता है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो इस बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? मार्च 2026 की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट हमें एक ऐसे जादुई आंकड़े के बारे में बताती है जो शायद दुनिया के किसी और रेलवे नेटवर्क के पास नहीं है। वो कौन सा आंकड़ा है? जनवरी 2026 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.4% हिस्सा पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुका है। 99.4%? हाँ, और ईयरबुक के अनुसार 2022-23 तक ही ये 58,074 रूट किलोमीटर्स का आंकड़ा पार कर चुका था। तो इस सब का मतलब क्या है? जिन लोगों को ब्रॉड गेज नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि ये पटरियों के बीच की वो मानक दूरी है जिस पर भारत की लगभग सभी प्रमुख ट्रेनें चलती हैं। हाँ, मुख्य नेटवर्क वही है। और 99.4% विद्युतीकरण को अगर सरल भाषा में कहें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी रातों रात अपने हजारों डीजल ट्रकों के बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दे। बिल्कुल सही कहा। और वो भी ठीक उस समय जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो और कीमतें आसमान छू रही हो। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। लेकिन इस विद्युतीकरण का असली प्रभाव सिर्फ पर्यावरण पर नहीं, बल्कि देश की तिजोरी और भू राजनीति पे पड़ रहा है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए।
जब हम कहते हैं कि रेलवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गई है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बिजली भी तो कहीं ना कहीं बन रही है। हाँ। और भारत में आज भी बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोयला जलाकर ही पैदा होता है। सही बात है। तो फिर ये सब नेट जीरो या पर्यावरण के अनुकूल कैसे हो गया? हम सिर्फ एक जगह का धुआं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं ना? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और ये संशय होना स्वाभाविक है। तो फिर इसका जवाब क्या है? हमें इसे दो अलग अलग स्तरों पर समझना होगा। पहला है ग्रिड ट्रांजिशन और दूसरा है जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट। अच्छा। सबसे पहले पर्यावरण की बात करते हैं। ये सच है कि ग्रिड में कोयले से बिजली बनती है, लेकिन एक केंद्रीय पावर प्लांट में बड़ी मात्रा में बिजली बनाना और फिर उसे इलेक्ट्रिक तारों के जरिए ट्रेनों तक पहुंचाना उन हजारों अलग अलग डीजल इंजनों की तुलना में कहीं अधिक कुशल है, जो ट्रैक पर धुआं छोड़ते हुए चलते हैं। ओ, मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और जैसे जैसे देश का पावर ग्रिड सौर और पवन ऊर्जा की तरफ बढ़ेगा, रेलवे अपने आप साफ होती जाएगी। हाँ, क्योंकि पावर सोर्स क्लीन हो रहा है। सही कहा। इसी रणनीति के तहत रेलवे ने 2030 तक खुद को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाने का लक्ष्य रखा है। मतलब ढांचा तैयार है, बस पीछे से आने वाली बिजली का स्रोत जैसे जैसे साफ होगा, रेलवे का प्रदूषण अपने आप शून्य हो जाएगा। यह तो समझ आ गया। लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट। रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से क्या लेना देना है? यहीं पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। क्या खुलासा? रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा बाहर से खरीदता है। हाँ, आयात पर निर्भरता तो है। और इसमें से 40% कच्चा तेल और 20% LNG पश्चिम एशिया के एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से होकर आता है। कौन सा रास्ता? जिसे हॉर्मूज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। ओ हाँ, पश्चिम एशिया में तो लगातार तनाव बना रहता है। बिल्कुल। और हॉर्मूज जल डमरू मध्य इतना संकरा है कि अगर वहाँ कोई भी युद्ध या संघर्ष होता है तो वो रास्ता तुरंत ब्लॉक हो सकता है। ठीक कहा। अब सोचिए, अगर कल को वहाँ कोई गड़बड़ हो जाए और तेल की सप्लाई रुक जाए या कीमतें अचानक दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? बहुत भयानक स्थिति होगी। अगर भारत की ट्रेनें डीजल पर चल रही होती तो पूरा देश ठप पड़ जाता। हाँ, ट्रांसपोर्ट रुक जाता। लेकिन विद्युतीकरण की वजह से 2024-25 में रेलवे ने 178 करोड़ लीटर डीजल की बचत की है। 178 करोड़ लीटर? हाँ, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डीजल की तुलना में 70% अधिक किफायती है। रेलवे ने खुद को इस अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट से पूरी तरह अलग कर लिया है। ये तो महंगाई को रोकने की सबसे बड़ी ढाल हो गई। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी ढाल है। ये एक तरह का आहा मोमेंट है, क्योंकि रेलवे सिर्फ यात्रियों को ही नहीं ढोता है। हाँ, माल ढुलाई भी तो है। बिल्कुल। अगर हम ईयरबुक के आंकड़ों पे नजर डालें तो रेलवे की असली कमाई और अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ माल ढुलाई ही है। सही कहा आपने। 2022-23 में रेलवे ने 1509.10 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जिससे 1,60,158 करोड़ रुपए की कमाई हुई। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस माल में लगभग 48.19% हिस्सा केवल कोयले का है। हाँ, देश की बिजली के लिए कोयला। इसके अलावा सीमेंट, लोहा, फर्टिलाइजर और अनाज सब इसी नेटवर्क से पूरे देश में पहुंचता है। और अब कड़ियों को जोड़िए, अगर रेलवे डीजल पे निर्भर होती और हॉर्मूज जल डमरू मध्य में तनाव की वजह से डीजल महंगा हो जाता तो रेलवे को माल ढुलाई का किराया बढ़ाना पड़ता। जाहिर सी बात है। किराया बढ़ता तो पावर प्लांट तक कोयला ले जाना महंगा हो जाता, जिससे देश भर में बिजली महंगी हो जाती। सब कुछ महंगा हो जाता। सीमेंट महंगा होता तो घर बनाना महंगा हो जाता, फर्टिलाइजर महंगा होता तो खेती महंगी हो जाती, और बाजार में सब्जियों से लेकर अनाज तक हर चीज की कीमत आसमान छूने लगती। बिल्कुल। यानी रेलवे के विद्युतीकरण ने महंगाई की उस पूरी चेन को ही तोड़ दिया है। हाँ, उसने देश के खजाने को और आम आदमी की जेब को अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के सीधे वार से बचा लिया है। यही इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है। सच में, जब हम इन सभी स्रोतों और आंकड़ों को एक साथ रख के देखते हैं ना, तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। हाँ, एकदम साफ। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रहे उन शानदार आधुनिक सिटी सेंटर से लेकर 160 की स्पीड पर चलने वाले LHB और विस्टाडोम कोचों तक, और फिर एफिल टावर से ऊंचे उस ब्लास्ट प्रूफ चिनाब रेल ब्रिज से लेकर 99.4% विद्युतीकरण के उस जादुई आंकड़े तक, ये अब सिर्फ लोहे की पटरियों का एक जाल नहीं रह गया है। मैं कहूँगा ये एक चलता फिरता इकोनॉमिक इंजन बन चुका है। बिल्कुल।
इसने साबित कर दिया है कि कैसे एक मजबूत और आधुनिक बुनियादी ढांचा संकट के समय में किसी देश के लिए एक किले की दीवार का काम कर सकता है। और ये बात हर उस नागरिक के लिए प्रासंगिक है जो देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार है। हाँ, हर किसी के लिए, चाहे कोई ट्रेन में बैठता हो या नहीं। लेकिन रेलवे का ये महाबदलाव उसके घर आने वाले सामान की कीमत तय कर रहा है। सही बात है। पर्यावरण को बचा रहा है और देश के पैसे को सुरक्षित रख रहा है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में ईयरबुक 2022-23 के पन्नों में छुपी एक छोटी सी जानकारी ने मुझे एक अलग ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, अब किस जानकारी की बात कर रही हैं? बुक में एक छोटे से हिस्से में हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नाम के एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है। ओहो, हाइड्रोजन तकनीक। हाँ, इसमें बताया गया है कि भारतीय रेलवे सोनीपत जींद खंड पर एक ट्रेन को हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलाने की तैयारी कर रही है। ये तो भविष्य की तकनीक है। बिल्कुल। अब हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन तकनीक में उत्सर्जन के नाम पर सिर्फ पानी की भाप निकलती है। हाँ, कोई कार्बन नहीं, कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज 99.4% विद्युतीकरण ने हमें वैश्विक तेल संकट और महंगाई से बचाया है, तो क्या भविष्य में ये हाइड्रोजन तकनीक रेलवे के लिए शून्य उत्सर्जन का सबसे बड़ा और अंतिम हथियार साबित होगी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। क्या वो दिन दूर है जब हमारी ट्रेनों की ढाल सिर्फ बिजली या लोहे की नहीं, बल्कि पानी से ऊर्जा बनाने वाली इस अद्भुत तकनीक की होगी? शायद बहुत जल्द हम ऐसा देखेंगे। बिल्कुल। इसी विचार के साथ कि भविष्य की यात्रा कितनी जादुई हो सकती है, हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हाँ। इस सवाल को अपने जहन में जरूर रखिएगा।